हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सतह से फतह पर। आज के वीडियो में हम प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 सेट 11 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 ईस्वी में सर्वप्रथम किन दो जिलों में एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटावा तथा गोरखपुर। यहाँ दिया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1952 में और उस समय था प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उसका पीरियड था 1951 से 1956। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है गोरखपुर। तो गोरखपुर किस नदी के किनारे है, ये भी सवाल पूछा जाता है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे है। तो गोरखपुर रेवती नदी के किनारे है। और आगरा जो है यमुना नदी के किनारे। आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है। और उज्जैन जो है वो भी गोमती नदी, कन्नौज जो है वो भी गोमती नदी के किनारे है। और एक ऑप्शन दिया गया है जबलपुर, जो कि किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा नदी को लाइफ लाइन ऑफ गुजरात बोला जाता है। नर्मदा नदी को लाइफ लाइन ऑफ गुजरात बोला जाता है। अगला हमारा प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार की लिंगानुपात की बात करें तो 918 है। अब भारत की लिंगानुपात, इंडिया का जो लिंगानुपात है वो है कितना? 943। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? केरल का। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का कितना है? 1084। सबसे कम है 876 हरियाणा का। किसका? हरियाणा का। अगला प्रश्न है संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है। तो संस्कृति और शिक्षा का जो मौलिक अधिकार दिया गया है वह अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। हम मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। पहले मौलिक अधिकार क्या था? 7 था, लेकिन 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और इस तरह से संपत्ति का अधिकार अब क्या है? एकमात्र कानूनी अधिकार रह गया है। और मूल अधिकार की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। अगला प्रश्न है कमला की सहायक नदी है। तो कमला की सहायक नदी सोनी, ढोरी और बलान। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉयल सीमा। रॉयल सीमा जो है आंध्र प्रदेश में दक्षिणी क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? रॉयल सीमा कहलाता है। यहाँ दिया गया है सूखाग्रस्त की बात। तो मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जहाँ औसतन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ होती है वैसे क्षेत्रों को सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ दिया गया है ब्रह्मपुत्र डेल्टा। यहाँ एक ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, जो कि किस किस नदी के द्वारा बनाई जाती है? तो गंगा और प्लस में ब्रह्मपुत्र। आपसे ये भी सवाल आ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन डेल्टा, जो किन दो नदियों के द्वारा बनाया जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ऑप्शन में दिया गया है महानदी। तो हम जानते हैं उड़ीसा की राजधानी जो कटक है वो महानदी के किनारे है। और हीराकुंड बांध जो है वो भी महानदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आर्थिक उदारीकरण का जनक बोला जाता है मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह जिस समय भारत के वित्त मंत्री बने थे उसी समय क्या हुआ था? इन्होंने आर्थिक उदारीकरण की नीति को दिया था। उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। इसमें एक ऑप्शन दिया गया है विमल जलान। तो याद रखिएगा दोस्तों, विमल जलान जो है रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। पूर्व क्या है? गवर्नर रह चुके हैं। और इन्होंने एक इम्पोर्टेंट पुस्तक भी लिखा है, उसका नाम है फ्यूचर
ऑफ इंडिया, ये सवाल आ जाए। फ्यूचर ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो फ्यूचर ऑफ इंडिया विमल जलान ने लिखा है। एक ऑप्शन दिया है MS स्वामीनाथन, ये भारत के क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। भारत के कृषि वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है सितंबर महीने में। और MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या है? जनक कहा जाता है, जो हुआ था 1967 में। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? तो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के द्वारा किया गया था। किस योजना के द्वारा किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के द्वारा किया था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के द्वारा हुआ था, जो कि धर्म के आधार पर हुआ था। अब क्रिप्स योजना की बात करें तो 3 सदस्यीय क्रिप्स मिशन आया था। कब आया था? 1942 में। उसमें पहला सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि क्या थे? अध्यक्ष थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या थे? अध्यक्ष थे। 2 अन्य सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर एवं लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अफीम पौधे के फूल से प्राप्त होता है। एक और है लौंग। क्या है? लौंग जो है वो भी क्या है? पुष्पकली है, पुष्पकली से प्राप्त होता है। और है दालचीनी जो हम लोग मसाला में इस्तेमाल करते हैं, तो दालचीनी किससे प्राप्त होता है? वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है, वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप होने से क्या होता है? तो भूकंप आने से आंधी तूफान आता है। भूकंप के अध्ययन को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। एक होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पर क्या होता है? भूकंपीय जो तरंग होते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और भूकंप का मापन रिएक्टर स्केल से किया जाता है। रिएक्टर स्केल का खोज 1935 इसमें जेम्स रिएक्टर ने किया था, जिस पर 0 से लेकर के 9 तक अंकन रहता है। 0 से लेकर के 9 तक अंकन रहता है। अगला प्रश्न है, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह सुजा। ये तीनों ने इस पे हस्ताक्षर किया था। यहाँ पर एक त्रिपक्षीय संधि है और एक त्रिपक्षीय संघर्ष। प्राचीन काल में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। क्या हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष। पूछता है त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था प्रतिहार वंश। कौन सा वंश? प्रतिहार वंश। और हो गया पाल वंश और एक हो गया राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों के बीच एक शहर था कन्नौज, उसी की वजह से त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किसके किसके बीच? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शासकों के बीच। अगला प्रश्न हमारा, मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ, चैत्य और स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ बोलते हैं जहाँ बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं? रहते हैं। बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते हैं वो हो गया मठ। और चैत्य की बात करें, किसकी बात? चैत्य की बात करें तो चैत्य जो होता है पूजा गृह है। बौद्ध धर्म का जो पूजा गृह है वो क्या है? चैत्य है। भारत का सबसे बड़ा चैत्य कौन सा है? कार्ले का चैत्य है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना वैशाली में किया गया था। ऑप्शन दिया है सारनाथ। तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। और पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। प्रथम उपदेश की बात करें तो वो हो जाएगा सारनाथ। अब कपिल वस्तु के लुम्बिनी में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और गया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला ऑप्शन है, मुद्रा के सापेक्ष गलत है। तो क्रय विक्रय की शक्ति, तो मुद्रा से क्रय विक्रय होती, सही बात है। यह साख सृजन करता है, बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन दिया हुआ है यह मुद्रास्फीति को रोकता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण जो है एड्स के पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है। कैंसर, तो जब मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है तो वही कैंसर का फॉर्मेशन होता है। हम जानते हैं पोलियो जो है क्या है? वायरस से होता है। पोलियो क्या है? वायरस से होता है।
और ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से होता है। पोलियो का जो टीका है उसका खोज जॉनी साल किया था, जो पिछले वीडियो में हमने बताया है। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी बोला जाता है बी.आर. मेहता समिति को, मतलब बलवंत राय मेहता। एक ऑप्शन दिया हुआ जी.वी.के. राव और एल.एम. सिंधी। तो पंचायती राज संस्था के लिए 5 कमेटी का गठन आज तक हुआ है। उस 5 में से एल.एम. सिंधवी भी है, जी.वी.के. राव भी है, गौडगिल समिति भी है, बी.आर. मेहता समिति है। अगला है घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है राजकोषीय नीति का। दिया हुआ है मौद्रिक नीति। तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण किसके द्वारा होता है? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1935 में। इसके पहले गवर्नर की बात करें तो पहले गवर्नर इसके कौन थे? तो ओसवान स्मिथ। कौन थे? सर ओसवान स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? तो 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा तो कौन? हुमायूं। तो 1539 ईस्वी में हुमायूं ने 1539 ईस्वी में हुमायूं जो है कन्नौज का युद्ध हार गए, जो कि हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। तो ये दोनों युद्ध हारने के बाद इन्होंने लगातार 15 वर्षों तक क्या रहा? निर्वासन में रहा। लेकिन पुनः 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में इनकी विजय हो गई और पुनः भारत में सत्ता प्राप्ति का इन्होंने प्रयास किया। अगला ऑप्शन है गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? तो गुलबर्गा एक जमाने में किसकी राजधानी थी? बहमनी वंश की राजधानी कहाँ था? गुलबर्गा। विजयनगर की बात करें तो विजयनगर का राजधानी कहाँ था? हम्पी। कहाँ था? हम्पी। अब काकतीय की बात करें तो काकतीय वंश का राजधानी था अमकोंड। काकतीय वंश की राजधानी कहाँ था? काकतीय वंश की राजधानी अमकोंड में था। काकतीय वंश की राजधानी अमकोंड में था। और एक और दिया हुआ पल्लवों की राजधानी कांची। विजयनगर के संस्थापक बोले तो हरिहर और बुक्का है। कौन है? हरिहर और बुक्का। और काकतीय वंश की संस्थापक बोले तो बीटा प्रथम है। और बहमनी वंश का संस्थापक यदि पूछा जाएगा तो बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू थे। कौन थे? हसन गंगू। अगला प्रश्न है अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो अलबरूनी ने महमूद गजनवी के राज्यकाल का वर्णन किया। महमूद गजनवी के दरबार में इतिहासकार थे अलबरूनी। कौन थे? अलबरूनी। दूसरा हो गया फिरदौसी। फिरदौसी क्या किया है? शाहनामा के रचनाकार है। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और एक था फारूकी। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी एवं फारूकी है। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी एवं फारूकी है, जिन्होंने महमूद गजनवी के दरबार के कवि था। गुरु तेग बहादुर को दंड किसने दिया? तो यहाँ याद रखने वाली बात है गुरु तेग बहादुर जो थे सिख धर्म के 9वें गुरु थे। सिख धर्म के 9वें गुरु थे, जिनको दंड दिया था किसने? औरंगजेब ने। अब यहाँ जहांगीर है तो 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। कौन थे? अर्जुन देव। इनको फांसी कौन दिया है? जहांगीर। तो प्रश्न आ जाएगा कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को दंड दिया? तो हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। और औरंगजेब दिया था 9वें गुरु तेग बहादुर को। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। अभी तक प्राचीन काल में आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से, बहुत इम्पोर्टेंट है, 1769 में। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 में। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 में। और चतुर्थ हुआ था 1799 में। इसी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में
टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। अब अगला प्रश्न है, मौर्य काल में भारत का किन देशों से अधिक व्यापारिक संबंध था? तो मौर्य काल में भारत का संबंध चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिणी एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। यहाँ याद रखने वाली बात है कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन HRA लिख दीजिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और इसी का 1928 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। HRA के द्वारा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा ही काकोरी लूट कांड किया गया था। और काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। क्या हुआ था 9 अगस्त 1925 को? काकोरी कांड हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा है? तो जावा गर्त जो है हिंद महासागर का है। प्रशांत महासागर में कौन सा गर्त है? मेरियाना गर्त है। कौन सा गर्त है? मेरियाना गर्त है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वोदय योजना की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की है? तो सर्वोदय योजना की मान्यता ग्रहण करी है अनटू दी लास्ट पुस्तक से। अनटू दी लास्ट पुस्तक से। इसके लेखक थे जॉन रस्किन। कौन थे? जॉन रस्किन। क्वेश्चन आ सकता है कि अनटू दी लास्ट पुस्तक को किसने लिखा है? तो जॉन रस्किन ने लिखा है। अगला हमारा एक ऑप्शन दिया, ए पैसेज टू इंडिया। एक सवाल, दो क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखने की जरूरत है जो कि इम्पोर्टेंट है। ए पैसेज टू इंडिया, ये पैसेज टू इंडिया को लिखा है E.M. फोस्टर ने। किसने लिखा है? E.M. फोस्टर ने लिखा है। और इसी में रहे पैसेज टू इंग्लैंड, पैसेज टू इंग्लैंड रहे तो लिखा है नीरज चंद्र चौधरी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र जो है सर्व हितैषी है। अगला प्रश्न मिलान वाला है। अब देखिए, इसको देखते हैं। कथन 1 को 2 से मिलाना है। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन के कील होगी। तो इस बात को बोला है कौन? लाला लाजपत राय ने। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा? 3। दूसरा है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। ये कथन था महात्मा गांधी का। अब है, सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है। ये कहे थे पंडित नेहरू ने। और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। तो क्या हो जाएगा इसका? 3 2 4 1। तो 3 2 4 1 ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे। अब प्रश्न है, 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे नियुक्त किया गया था? तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था, जिसके पहले सत्याग्रही नियुक्त किए गए थे विनोबा भावे को, दूसरे सत्याग्रही नियुक्त किए गए थे जवाहरलाल नेहरू को और तीसरे सत्याग्रही नियुक्त किए गए थे ब्रह्मदत्त को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में BPSSC के द्वारा बिहार SI एग्जाम में पूछा गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? तो लोकमान्य तिलक उग्रवाद विचारधारा के पोषक थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब हुआ था उसमें 3 चरणों में बांटा गया। पहला चरण जो था 1885 से लेकर के 1905 का चरण, ये बोलते हैं उदारवादी। ये कौन सा था? उदारवादी था। दूसरा है 1905 से लेकर के 1919, ये था उग्रवादी। ये क्या थे? उग्र विचारधारा के लोग जुड़े। और 1919 से लेकर के 1947, 19 से लेकर के 47 जो था वो क्या था? गांधीवादी विचारधारा था। क्या था? गांधीवादी विचारधारा था। अगला प्रश्न है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उनका मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो कोई भी जब दल बनाता है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है कि जो सत्ता में हम जाएं, तो क्या हो जाएगा? चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का क्या करना? विरोध। अब है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के आनंद भवन से। आनंद
आनंद भवन में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो भारत की जो उत्तरी मैदान है वो पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से। अब यहाँ मिट्टी के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी बोलते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी बोलते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। और कृषि एवं मृदा विभाग के द्वारा मिट्टी कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। अब यहाँ दिया है काली मिट्टी, तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोला जाता है, क्योंकि कपास की खेती किसमें होती है? काली मिट्टी को, काली मिट्टी में, इसीलिए काली मिट्टी को काली कपासी भी बोला जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा रीट जारी करने का? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 द्वारा रीट जारी किया था। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और हाई कोर्ट के द्वारा जो रीट जारी किया जाता है वो आर्टिकल 226 में इसका वर्णन है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समानता। अगला ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 में है क्या है? अवसर की समानता की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। अब राष्ट्रपति जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो उस काल में भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो जारी किया जाता है उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में है। अगला है, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामले में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन ही सही नहीं होगा, क्योंकि संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है। जो संविधान संशोधन है आप लोकसभा में भी रख सकते हैं, राज्यसभा में भी रख सकते हैं। और संविधान संशोधन में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेना जरूरी नहीं है। इसीलिए संविधान संशोधन विधेयक को कोई भी किसी भी सदन में लाया जा सकता है और कोई भी व्यक्ति ला सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति है? तो राज्य के राज्यपाल जो है वह राज्य की कार्यकारिणी का क्या है? अध्यक्ष है। राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है। तो भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संसद एक प्रभुत्व संपन्न संस्था है। कार्यकारिणी ये हो जाएगा कि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। मतलब यहाँ की जो कार्यकारिणी संगठन है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से ऐसे प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास औपचारिक और कानूनी भी है, उसके बाद संवैधानिक और नाम मात्र। अब देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी स्थिति को हम देखें तो पता चलता है कि नाम मात्र का संवैधानिक प्रधान है, लेकिन उनके सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। क्या कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में वह कानून रद्द समझा जाएगा? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। केंद्र का कानून मान्य होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र की। जैसे देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किसकी बात करें? 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के लिए 3 सूची दिया गया है। कितने सूची दिए गए हैं? 3 सूची। पहला है राज्य सूची, दूसरा है संघ सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के विषय ऐसे विषय है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन क्या है, लेकिन बना सकते हैं, लेकिन दोनों में विरोध हो जाए तो कौन? केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही क्या है? मान्य होगा। जैसे शिक्षा है तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। उत्तर पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य। तो उत्तर पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में। यहाँ याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला ऑप्शन है, भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा है।
भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सा है? जोंगखा है। यहाँ दिया गया है मैंडारिन, तो चीन में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? चीन में। और असमिया कहाँ? असम में बोली जाती है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है, जो कि कहाँ है? रूस में है, जो कि सबसे गहरी झील है। लिखा सीढ़ीदार खेती अधिक होती है, तो सीढ़ीदार खेती अधिक होती है पर्वतीय क्षेत्रों में। यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है मालाबार तट। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना है कि भारत का जो पश्चिमी समुद्र तट है, क्या पश्चिमी समुद्र तट है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। उसके 3 भाग है। पहला जो है वो कोंकण तट है। पहला क्या है? कोंकण। दूसरा तट है केनरा और तीसरा तट है मालाबार तट। तीसरा तट क्या है? मालाबार। तो जो कोंकण तट है वो कहाँ है? गुजरात से गोवा। और ये केनरा तट है गोवा से मंगलुरु का जो समुद्री तट है उसको केनरा तट, और मालाबार तट बोलते हैं मंगलुरु से लेकर के जो कन्याकुमारी का तट है वो मालाबार तट कहलाता है। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त में 1952 ईस्वी में हुआ था, जो कि एक गैर संवैधानिक संगठन है, संस्था है। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वाधिक उदाहरण क्या है? आयकर है, जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार किसके साधन है? तो ये किसके साधन है? मौद्रिक नीति के साधन है। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी को निजी उद्योगों को हस्तांतरित किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा IMS-1। मतलब भारत अब क्या है? अंतरिक्ष क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए कुछ कुछ टेक्नोलॉजी जो है निजी क्षेत्रों को क्या कर रही है? हस्तांतरित कर रही है। अगला प्रश्न है जुलाई 2023 में यूनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता? तो ये लक्ष्य सेन जो हराए थे ली शिफेंग को हराए थे, जो चीन का खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी के बारे में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है चिदानंद राजघट्टा ने। अब अरविंद अडिगा है, तो इन्होंने 2 पुस्तक लिखा है व्हाइट टाइगर और सिलेक्शन डे। कौन सा? व्हाइट टाइगर और सिलेक्शन डे। अगला ऑप्शन दिया हुआ है किरण देसाई। तो किरण देसाई ने लिखा है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो किरण देसाई ने लिखा है। अगला प्रश्न है जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था? तो अजय लांबा। मतलब जो मणिपुर हिंसा हुआ उसके लिए एक कमेटी तीन स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें आशा मेनन सदस्य है, गीता मित्तल है और एक जोशी है। ये तीनों सदस्य हैं और उसके अध्यक्ष कौन है? अजय लांबा जो है अभी मतलब पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, पूर्व न्यायाधीश थे गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। और गीता मित्तल जो है जम्मू कश्मीर राज्य के प्रथम न्यायाधीश। रेखा शर्मा की बात करें तो रेखा शर्मा वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष है। महिला आयोग अध्यक्ष है। किसकी अध्यक्ष है? महिला आयोग की, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है चीन के होंगझोउ में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान किसे भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजवाहक के लिए चुना गया था? तो
हरमनप्रीत कौर और लवलीना बोरगोहान। तो 2023 में जो एशियाई खेल हुआ है वो 19वें एशियाई खेल था, जो होना था 2022 में। कब होना था? 2022 में, लेकिन हुआ था 2023 में कोविड के कारण। अगला है ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ट्रेड मिल टेस्ट जो है हृदय से जुड़ा हुआ है। अब पूछता है कि जॉर्विक 7 क्या है? तो जॉर्विक 7 क्या है? तो यह क्या है? कृत्रिम हृदय है। जॉर्विक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय है। अगला प्रश्न है कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित वोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वाति नायक। MS स्वामीनाथन की हाल ही में मृत्यु हो गई थी, ये चीज़ समझा। अगला प्रश्न है यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन का एक इक्वेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। के ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर और अपॉन में क्या होता है 2m, मतलब के ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। मतलब क्या पता चला, जब संवेग को 1 गुना करेंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा, जब इसको 2 गुना करेंगे संवेग तो ये क्या हो जाएगा 4 गुना। तो वही सवाल में पूछ रहा है कि n गुना कर दिया जाए तो संवेग क्या होगा n स्क्वायर गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो ये ऑप्टिकल होता है। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का बोले तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। अब देखिए उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? तो परमाणु जो होते हैं विद्युत उदासीन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से क्या होता है? स्रावित होता है। एड्रीनल ग्रंथि का हिंदी नाम अधिविक्र है। क्या है? अधिविक्र है। इसी एड्रीनल जो ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उसको लरो और उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? तो कंकालीय संरचना से संबंधित है जांघ की हड्डी। अगला है एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होगा इस दशा में। देखिए लिफ्ट की जब ऊपर जा रहा होता है तो भार क्या होता है? अधिक। जब नीचे आता है तो भार क्या होता है? कम होता है। ऊपर जाने पर क्या होगा? अधिक और नीचे आने पर कम होगा। जब लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाए तो उस स्थिति में क्या होता है? भारहीनता होता है। लेकिन लेकिन लिफ्ट क्या हो लेकिन लिफ्ट एक समान गति से ऊपर जा रही होती है तो उस समय क्या होता है? भार में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? तो दृश्य सूचना से संबंधित है ऑक्सीपिटल लोब। दृश्य सूचना से संबंधित है ऑक्सीपिटल लोब। अगला ऑप्शन प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधित विकार है? तो गुणसूत्र संबंधित विकार है आपका डाउन्स सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है 22वां गुणसूत्र जो है 3 हो जाते हैं, इसीलिए इसको डाउन सिंड्रोम को क्या बोला जाता है? गुणसूत्रीय विकार है। अगला प्रश्न है परावैंगिक विकिरण के दुष्प्रभाव है। तो परावैंगिक विकिरण के दुष्प्रभाव है मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होना, सही मोतियाबिंद होना, चमड़ी का कैंसर होना, शैवाल उत्पाद होना, ये सब उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपने पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 1%। अगला प्रश्न है एक समान वृत्तीय गति में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर होता है, वेग क्या है? चर होता है। क्या होता है? एक समान वृत्तीय गति में क्या है? जो स्पीड होता है हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, लेकिन दिशा क्या हो रहा है? देखिए यहाँ दिशा क्या है? बदल रहा है। दिशा क्या है? बदल रहा है। इसीलिए जैसी दिशा में बदल हो जाएगा तो क्या है? वेग जो है चर हो जाएगा और चाल क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है?
तो उस प्रक्रिया को हम लोग आसवन बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। एक ऑप्शन दिया है प्रभाजी आसवन। तो जो पेट्रोलियम होता है उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब प्रभाजी आसवन से हमको मिट्टी तेल किरोसिन डीजल ये सब प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है तो वो हो जाएगा यूरिया। यहाँ देखिए केचुए की बात किया गया है तो जोंक एक जो होता है लीज जिसको बोलते हैं जोंक, और क्या है केचुआ। जोंक और केचुआ क्या है, यह एनेलिडा समूह का है। क्या है, एनेलिडा समूह का है। और एनेलिडा समूह में जो उत्सर्जी अंग है वह क्या है, नेफ्रिडिया है। पूछता है कि एनेलिडा समूह में उत्सर्जी अंग क्या है, तो नेफ्रिडिया है। लेकिन मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो हमारा किडनी है। अगला ऑप्शन है, कोरल बनने का मुख्य संबंध किससे है, तो कोरल बनने का मुख्य संबंध एंथ्रोजोआ से है। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था किसको, J.H. वेंट हॉप को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, 1903 में और 1901 में। तो 3 में मिला था फिजिक्स के लिए और 1 में मिला था केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये पता होगा। 69 में सुमेलित करना है तो गोबर गैस की बात है, तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है, CH4। और उसके बाद क्या लिखा है, कोल गैस, तो कोल गैस का ये हो जाएगा H2CH4 + CO। प्रोड्यूसर गैस का मुख्य घटक है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। वाटर गैस है तो वाटर गैस का हो जाएगा CO + H2। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 3 4 2 1। गोबर गैस संयंत्र की बात होती है, गोबर गैस संयंत्र की खोज किया था CB देसाई ने। क्वेश्चन आएगा कि गोबर गैस संयंत्र की खोज किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा CB देसाई 1984 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, मृत्योपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं, तो मृत्योपरांत जो जांच होता है उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। और एक क्या है, बायोप्सी। बायोप्सी शरीर के किसी भी अंग में विकार हो जाता है, जनरली कैंसर वगैरह, तो वहाँ के टिश्यू को, वहाँ के ऊतक को काट करके जांच परीक्षण किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायलिसिस, सॉरी बायोप्सी बोलते हैं। डायलिसिस क्या है, जब गुर्दा में विकार हो जाता है तो उसके इलाज के लिए डायलिसिस है। यहाँ क्या है, स्टेरिलाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं नसबंदी। क्या बोलते हैं, नसबंदी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरुषों के नसबंदी को क्या बोलते हैं, जो मेल में जो स्टेरिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं बेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, बेसेक्टोमी बोलते हैं। और जो स्त्री में नसबंदी होता है उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है, तो लाइपेज का स्रावन कहाँ से होता है, छोटी आंत से। तो छोटी आंत से निकलने वाले क्या है, निकलने वाले जो है उसका ट्रिक है SMELL। छोटी आंत से स्रावित होने वाले क्या है, स्मेल। एस से क्या एंजाइम हो जाएगा, एस से हो जाएगा सुक्रोज। एस से क्या हो जाएगा, सुक्रोज। एम से हो जाएगा माल्टोज, माल्टोज। ई से हो जाएगा इरेप्सिन, इरेप्सिन। और एल से हो जाएगा लाइपेज, एक एल से हो जाएगा लाइपेज, और एक एल से लाइपेज, और एक से क्या हो जाएगा, लैक्टोज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सूर्य की हानिकारक किरणों से आँख की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है, तो उसमें मिश्रण होता है फेरस ऑक्साइड का। अब देखिए धूप का जो चश्मा होता है, पूछा जाता है धूप के चश्मा का जो पावर होता है वो क्या है, जीरो डायोप्टर। क्या होता है, जीरो डायोप्टर। यहाँ डायोप्टर क्या है पूछा जाता है, लेंस का जो पावर होता है या लेंस की क्षमता। क्या, लेंस की क्षमता का यूनिट है, क्या है, यूनिट है डायोप्टर। लेकिन याद रहे वहाँ पर फोकस दूरी हमेशा किस यूनिट में होना चाहिए, मीटर में। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी कलम के साथ बैठे होंगे और मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को लिख रहेंगे, लिखने से ही फायदा होगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं, प्लम्बम जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो जंपिंग जीन के सिद्धांत को दिया था बारबरा मैंगलिंग
स्टोंक ने। यहाँ दिया हुआ है एक ऑप्शन गेर्गिस जोहान मेंडल, जिसको आनुवंशिकी का पिता बोला जाता है। अगला ऑप्शन है मक्खन वह कोलाइड है जिसमें क्या होता है, तो मक्खन में क्या होता है, जल में वसा परिरक्षित होते हैं। अगला प्रश्न है आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो हम जानते हैं कि जो 18वें ग्रुप का जो तत्व है, ग्रुप 18 का जो तत्व होता है वही क्या है, नोबेल गैस है। उसमें कौन कौन है, हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, उसका क्या है, जेनॉन और रेडॉन। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, नियॉन का कितना है 10 है, और आर्गन का कितना है 18 है, और क्रिप्टन का कितना है 36 है, और जेनॉन का कितना है 54, और रेडॉन की बात करें तो ये 88 है। तो अक्रिय गैस होता है मतलब किसी से भी संयोग नहीं करता, क्यों, क्योंकि उसके बाहरी कक्षा जो होते हैं पूर्ण रूपेण भरे होते हैं। तो इसका आप देखिए तो जनरली अक्रिय गैस जो होते हैं उसके बाह्यतम कक्षा में 2 या 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कौन कौन है, 18वें ग्रुप का हेने, अर्कर, जीरो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए 2 2 4 6 10, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। देखिए हमारा ये सीरीज़ पहला है, हमारा चैनल भी नया है। ठीक है, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए अधिक से अधिक सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए